आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, लाजवाब होंगे। तो जल्दी से लाइव आ जाइए, जुड़ जाइए मेरे साथ। तो हम लोग बात करेंगे आज संविधान के निर्माण की, लेकिन कुछ 10 मिनट हम बात करेंगे संविधान सभा के ऊपर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैंने करा दी हैं। कुछ पॉइंट बचे हैं, जैसे संविधान सभा के बारे में किसने क्या कहा, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स वहाँ पर बचे होंगे, उन पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप लोग मेरे साथ रहें। आपके लिए मैं हर उस पॉइंट को, हर उस क्वेश्चंस को शामिल करने का प्रयास कर रहा हूं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाने की संभावना होती है। हालांकि मैं क्लास में आपको क्वेश्चंस भी दिखाता हूं कि ये क्वेश्चंस आपका इस एग्जाम में दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, इस तारीख को पूछा गया है, इस शिफ्ट में पूछा गया है। और आप लोग शानदार तरीके से अच्छे से नोट्स बना रहे हैं। यकीन रखना कि ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली हैं। चलिए, स्वागत है आप सभी का। सभी साथियों को नमस्कार, राधे राधे। हम लोग बात कर लेते हैं, ये आपके बैच हैं। अगर कांस्टेबल का आप लेना चाह रहे हैं, एचसीएम लेना चाहेंगे, तो हमारा पॉलिटी चल रहा है। आज हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान का निर्माण, लेकिन हम लोग कल का थोड़ा सा पढ़ेंगे संविधान का निर्माण। ये हमारा आज का टॉपिक होने वाला है, निर्माण। ठीक है, आप लोग भैया जुड़ जाइए मेरे साथ, जिसे हम कह सकते हैं सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। क्या पढ़ेंगे इसको हम? आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए जल्दी जल्दी से आप लोग बताइएगा। यहाँ तक तो आप लोगों ने कल जितना भी मैंने पढ़ा था, लेकिन कल कल का हम लोग पढ़ते हैं जो कल हम लोग पढ़ रहे थे। कल हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? कल हमने पढ़ी थी संविधान सभा। ठीक है, क्या पढ़ा था हमने? संविधान सभा। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली पढ़ी थी। ठीक है, संविधान सभा जिसे हम बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हम लोग पढ़ रहे थे, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट हमारे रह गए थे, उनको मैं आपको बता देता हूं। जैसे कि कुछ कथन है, कुछ कथन ये पूछ लिए जा सकते हैं। ठीक है, कथन है, स्टेटमेंट है, किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा, कुछ ऐसे कथन आप लोगों से पूछे जाएंगे। चलिए, स्टेटमेंट की अगर मैं बात करता हूं तो आप कहेंगे सर कुछ स्टेटमेंट हैं। आप लोग मुझे बताइए, मैं एक पहला स्टेटमेंट आपको बता रहा हूं कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। किसने कहा था? कौन भैया बताएंगे? चलिए मैं यहां पर लिख रहा हूं कुछ स्टेटमेंट किसने किसको कहा, फिर हम लोग अपने टॉपिक पर चल पड़ेंगे। संविधान सभा या इसके बारे में किसने कहा था कि यह एक जाति की संस्था है? ये जल्दी से आप लोग मुझे बताइए, ये आप लोग मुझे बता दीजिए कि सर संविधान सभा, संविधान सभा किसने कहा था संविधान सभा के बारे में कि एक जाति की संस्था है? संविधान सभा एक जाति की संस्था है। आप कहेंगे सर एक जाति की संस्था है। चलिए बताइए कौन कौन भैया बताएंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसके बारे में कल हम लोगों ने बात भी की थी। ठीक है, किसने कहा था ऐसा? चलिए बता दीजिए आप लोग। चलिए आप लोग बताएंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किसने कहा है? तो आप कहेंगे सर एक व्यक्ति थे ब्रिटेन के, जो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी रहे थे। क्या नाम था उनका? चर्चिल। चर्चिल कहते हैं कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है। ठीक है, क्या है जी? आप क्या बताइएगा कि सर ये क्या है? तो आप कहेंगे सर एक जाति की संस्था। किसने कहा था? तो आप कहेंगे सर, यहां पर मैं लिख रहा हूं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ कास्ट इंस्टीट्यूशन। थोड़ा सा 2-4 मिनट का समय लगेगा इनको लिखने में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए तो ये लिख लेना आप लोग, इंपॉर्टेंट है। इज अ क्या है भैया? कास्ट इंस्टीट्यूशन। आप कहेंगे सर कास्ट इंस्टीट्यूशन। आप जल्दी से बताइए ये कथन किसका है? ऐसे करके पूछ लेगा तो आप क्या कहेंगे सर? ये संविधान सभा के बारे में कथन है। ये पहला कथन हो जाएगा। दूसरे कथन की अगर मैं चर्चा करूं, एक सेकंड स्टेटमेंट ये है कि सर ये किसने कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है? किसने कहा था ये? तो यहां पर आप इसको, इसका आंसर आप लिख सकते हैं सर ये चर्चिल ने कहा था। किसने कहा था? ये चर्चिल ने कहा। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन सकता है, चर्चिल ने कहा। चलिए एक क्वेश्चन और आ जाता है कि सर संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? संविधान सभा हिंदुओं की सभा है। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, ये किसने कहा था? हिंदुओं की सभा है।
ये कथन किसका है, जल्दी से बताइए। सभा है। तो आप कहेंगे सर ये कथन किसने कहा था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ जाता है यहाँ पर। इससे भी बड़ा क्या लिख सकता हूं मैं भैया बताइए। आप कहेंगे सर संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज द असेंबली ऑफ हिंदूज। आप कहेंगे सर ये किसके द्वारा कहा गया था, ऐसा किसने कहा था। आप बताइएगा कि सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली is a assembly of Hindus। आप कहेंगे सर असेंबली ऑफ हिंदूज, ये किसने कहा था, चलिए बता दीजिए। आप कहेंगे सर ये स्टेटमेंट किसने दी थी, तो ये कहा था भैया किसने, तो आप कहेंगे सर साइमन ने। किसने कहा था सर, साइमन। ठीक है, इसे विस्टन साइमन भी कहा जाता है। तो आप कहेंगे सर साइमन ने कहा। किसने कहा, साइमन ने कहा। अच्छा, साइमन ने ये भी कहा, साइमन ने यहां पर ये भी कहा कि ये एक हिंदुओं का निकाय है, कि सर हिंदुओं की सभा है या हिंदुओं का निकाय है। एक स्टेटमेंट और बन जाता है कि संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसी बैठक है जिसको विंस्टन चर्चिल ने यह कहा था कि एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट पूछे जाते हैं। अच्छा, यहां पर एक और मैं लिख रहा हूं, यहां पर एक और है, तीसरा स्टेटमेंट आप लोग ये लिख लेंगे। तीसरा स्टेटमेंट आप लोग यहां पर ये लिख लेंगे कि सर ये किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। आप कहेंगे सर संविधान सभा कांग्रेस थी, संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, और कांग्रेस भारत। देखिएगा एक व्यक्ति है कांग्रेस भारत, ये स्टेटमेंट किसने कहा था, तो आप लोग बताएंगे सर ये स्टेटमेंट कहा था जी ऑस्टिन ने। किसने कहा था, जी ऑस्टिन। अब जी ऑस्टिन के बारे में मैं बात करूंगा सर, ये कौन है, ये भैया इसने भारतीय संविधान के ऊपर रिसर्च की। इसने क्या किया, भारतीय संविधान के ऊपर रिसर्च की, और रिसर्च करने के बाद इन्होंने एक पुस्तक लिख दी। कौन सी पुस्तक लिख दी, इनकी एक पुस्तक थी जिसे कहा गया है, जिसे कहा गया, क्या कहा गया, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने अपनी एक पुस्तक लिखी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और उस पुस्तक के लिए भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजा है। तो आप कहेंगे सर जी ऑस्टिन की एक बुक है, इनकी एक बुक है भैया, और उस बुक का नाम क्या होगा, आप कहेंगे सर इस बुक का नाम क्या है, तो आप कहेंगे सर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये पुस्तक किसने लिखी है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन नामक जो पुस्तक है वो जी ऑस्टिन के द्वारा लिखी गई है, और इसके लिए भारत सरकार ने, किसने, आप कहेंगे सर भारत सरकार ने क्या किया है, भारत सरकार ने के लिए, यहां पर के लिए लिखना, के लिए भारत सरकार ने जी ऑस्टिन को कौन सा पुरस्कार दिया है, आप बताइएगा सर। जी ऑस्टिन को पद्मश्री पुरस्कार दिया, को 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। किससे, पद्मश्री पुरस्कार भी दिया गया है, पद्मश्री दिया। ठीक है, और इसकी मृत्यु कब हो गई जी ऑस्टिन की, तो आप ये भी लिख लेना कि सर इसकी मृत्यु कब हो गई, मृत्यु, आप कहेंगे सर इसकी मृत्यु हो गई 2014 में। कब, 2014 में मृत्यु हो गई। ये तो कथन थे जो हमने कल बोले थे लेकिन लिख नहीं पाए थे। आज हम बात करते हैं संविधान के निर्माण की। हम संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे, संविधान के निर्माण के बारे में बात करेंगे। तो यहां तक आप लोग इसको नोट डाउन कर चुके होंगे, नो डाउट, कोई दिक्कत वाली बात इसमें है नहीं, कोई दिक्कत वाली बात यहां पर है नहीं। अब बात आती है, चलिए यहां तक आपने लिख लिया, किसने कहा था कि संविधान सभा एक जाति की संस्था है, चर्चिल ने कहा। संविधान सभा हिंदुओं की सभा है, किसने कहा था, तो आप कहेंगे सर साइमन ने। किसने कहा था कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत, जी ऑस्टिन ने, और जी ऑस्टिन को भैया 2011 में पद्मश्री पुरस्कार से भी नवाजा गया है। ठीक है जी, कौन सी पुस्तक में यह कथन लिखा है उन्होंने, तो उन्होंने लिखा है भैया द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, यहां तक हमारी सारी चीजें हो गई, इसको आप लोगों ने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब बात आती है आप लोगों की, जो आज का हमारा टॉपिक है, हमारा टॉपिक है जी संविधान का निर्माण। किसका निर्माण है जी, आप कहेंगे सर संविधान
का निर्माण। ठीक है जी, किसका निर्माण है? संविधान का निर्माण। आप बताइएगा सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। आप कहेंगे सर मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। चलिए, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में हम लोग सारी चीज़ों पर चर्चा करेंगे सर। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन जो आज का हमारा टॉपिक है, इसके बारे में हम बात कर रहे हैं और ये बात करेंगे कि सर ये बताइए संविधान का निर्माण कब से प्रारंभ हुआ। देखिए, संविधान सभा का गठन कब हुआ। पहली चीज आती है कि सर संविधान सभा कब बनाई गई। जब हमने पढ़ा था कि सर कैबिनेट मिशन की सिफारिश पर संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, कब होता है तो आप लोग भैया यहां पर समझना। सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे इसी में हम पढ़ेंगे संविधान सभा का गठन। ठीक है, किसका गठन हम लोग पढ़ेंगे? आप कहेंगे सर संविधान सभा का गठन कब किया गया है? गठन। फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर फॉर्मेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। ठीक है जी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। चलिए बताइएगा कि सर कब हुआ है और किसकी सिफारिश पर। तो ये कल हम लोगों ने पढ़ा, मैंने क्वेश्चंस भी आपको कराए थे। तो आप बताएंगे सर जैसे इसका गठन हुआ था 6 दिसंबर 1946 में। कब हुआ? 6 दिसंबर 1946 में। क्वेश्चन यहां पर ऐसे ही पूछ लिया जाता है, एक क्वेश्चन आ जाता है कि सर संविधान सभा का गठन। देखिए, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 9 दिसंबर 2020 शिफ्ट नंबर 3 में पूछा है कि संविधान सभा का गठन में हुआ था। कब हुआ था जरा बताना क्वेश्चन का आंसर। आप कह देंगे सर अरे हमें तो पता ही है, हम तो आंसर दे देंगे जी, इसका सी आंसर होगा। हम तो इसका सही आंसर कर देंगे एकदम से सी। क्या आंसर कर देंगे हम यहां पर? सी आंसर कर देंगे। ठीक है कि सर ये हमने पढ़ा था कि सर संविधान सभा का गठन हमने यहां पर पढ़ लिया। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे कि सर संविधान सभा का गठन कब हुआ था, तो हमने ये पढ़ लिया। अब बात आती है कि सर संविधान सभा की पहली बैठक कब होती है, प्रथम बैठक कब हो गई। चलिए बताइए प्रथम बैठक। आप कहेंगे सर फर्स्ट मीटिंग। जल्दी जल्दी से बताइएगा, फर्स्ट मीटिंग। बहुत सिंपल सा होगा। आप कहेंगे सर इसकी पहली बैठक होती है 9 दिसंबर को। कब होती है जी? 9 दिसंबर 1946 में। इसकी पहली बैठक कहां पर होती है? दिल्ली में। कहां पर हुई थी? दिल्ली। आप बताइएगा संविधान सभा की पहली बैठक कहां पर हो गई? तो दिल्ली में हो गई। कहां पर? दिल्ली में। अब इसके अध्यक्ष कौन बन गए थे कि सर इसके अध्यक्ष कौन बने थे? आप कहेंगे संविधान सभा में सबसे सीनियर जो सदस्य थे उनको ही क्या बनाया गया था? चेयरमैन बनाया गया। क्या बनाया गया? चेयरमैन। और ये चेयरमैन बने थे, ये अस्थाई बने थे। अस्थाई अध्यक्ष एडॉक चेयरमैन बने थे, जिनका नाम है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? चलिए, आप कहेंगे सर चेयरमैन कौन थे, तो उनका नाम था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। क्या नाम है? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आप कहेंगे सच्चिदानंद सिन्हा। ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा लिख लेंगे यहां पर, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। आपको यह भी लिखना है कि ये अस्थाई अध्यक्ष थे। कौन थे जी? ये अस्थाई अध्यक्ष बनाए गए थे। अस्थाई यानी कि एडॉक चेयरमैन। आप कहेंगे सर ये कौन थे? ये अस्थाई अध्यक्ष यानी कि एडॉक चेयरमैन कहा जाता है। एडॉक चेयरमैन। ठीक है जी, चेयरमैन। प्रेसिडेंट मत लिखना भैया, अध्यक्ष को संवैधानिक भाषा में चेयरमैन लिखते हैं। क्या लिखेंगे भैया? चेयरमैन लिखेंगे। तो हमने पढ़ लिया कि अब बात आ गई सर सबसे बड़ा डाउट। ना 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 किरण जी, जुलाई और अगस्त में चुनाव हुआ था। चुनाव हुआ है, चुनाव होने के बाद में फाइनली 6 दिसंबर को गठित कर दी गई थी। ठीक है, अब बात क्या हो गई? बात यहां पर यह हो गई, जब पहली बैठक हुई तो भैया सच्चिदानंद सिन्हा क्या बन गए? स्थायी अध्यक्ष बन गए या अस्थाई अध्यक्ष बन गए। आप कहेंगे अस्थाई अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सबसे सीनियर थे, सबसे वरिष्ठ थे, इस कारण इनको क्या बना दिया गया? अस्थाई अध्यक्ष बनाया गया। ठीक है, और हालांकि इनके नाम का सुझाव दिया था आचार्य जी.वी. कृपलानी ने। ठीक है, चलिए ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, यहां तक हमने पढ़ा। अब बात होगी सर इसमें कुल सदस्य कितने शामिल होते हैं। बड़ा विवाद है इसमें,
कुल सदस्य, देखिए कुल सदस्य की अगर मैं बात करता हूं, टोटल मेंबर इसमें कितने शामिल हुए थे, कौन कौन साथी बताएंगे कि सर इसमें टोटल मेंबर्स कितने शामिल हुए थे? आप मुझे बताइएगा कि सर इसमें टोटल मेंबर्स शामिल होते हैं 211। अच्छा, कहीं कहीं ये 207 भी दिया हुआ है, हालांकि हम 211 पढ़ेंगे। कितने पढ़ेंगे? 211, इसमें सदस्य शामिल हो गए, ठीक है। हालांकि 207 भी दिया हुआ, याद रखना इसे हम करेंगे ऑप्शन से। अगर 211, वैसे तो 211 ही पूछेगा वनडे में, ठीक है, तो आप 211 करेंगे। और यहां पर अगर पूछेगा तो 207 ऑप्शन में दिया रहेगा या 211, एक ही पूछेगा, केवल एक ही पूछेगा, बाकी ज्यादा नहीं पूछेगा। चाहे तो ये रहेगा ऑप्शन में या ये रहेगा, ठीक है। तो आप लोग ध्यान रखना 211 सदस्य थे। कितने? बिल्कुल बिल्कुल कोई समस्या नहीं है ब्रजेश जी, कोई समस्या नहीं है। तो ऑप्शन में जो ऑप्शन होगा उसी को हम कर लेंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग हम इसको कर लेंगे, ठीक है। किसके अकॉर्डिंग करेंगे? ऑप्शन के अकॉर्डिंग करेंगे। चलिए ये हमने पढ़ लिया। अब बात ये आती है, किसने कहा था कि संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन गायब है, जिसकी दुल्हन गायब है? किसने कहा था ये कथन? आप क्या कहेंगे सर? संविधान सभा की पहली बैठक, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां पर बन जाता है। एक स्टेटमेंट है, यहां एक स्टेटमेंट दी हुई है कि सर कौन सी स्टेटमेंट है, किसने कहा था कि संविधान सभा की पहली बैठक एक ऐसा विवाह है? लिख रहा हूं मैं, आप लिखना। संविधान सभा की प्रथम बैठक, प्रथम बैठक, बैठक एक ऐसा विवाह है, एक ऐसा विवाह है, ऐसा विवाह है जिसकी दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है, दुल्हन ही गायब है। क्यों कहा गया भैया ये कथन गायब है? आप कहेंगे सर गायब है, ये कथन किसने और क्यों कहा? जब संविधान सभा की पहली बैठक हुई तो इस समय मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। क्या नहीं लिया? कि सर मुस्लिम लीग ने हिस्सा नहीं लिया। आप कहेंगे सर द फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज लाइक अ मैरिज हुज ब्राइड इज मिसिंग। ये किसने कहा था? चर्चिल। अरे गजब, रियल रिया, बहुत शानदार। चलिए, हाँ जी, बहुत शानदार। तो आप लोग इसमें पढ़ सकते हैं, यहां से हम पढ़ सकते हैं जी। चलिए हम लोग यहां पर बात कर रहे हैं कि सर ये बताइएगा कि फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, असेंबली, फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज अ, या ऐसे कह सकते हैं कि सर इसको क्या कहा गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इज लाइक अ, लाइक अ मैरिज। कैसा मैरिज कहा इसको? तो आप कहेंगे सर कैसा मैरिज कहा था? आप लोग क्या बताइएगा सर, कैसा मैरिज कहा? मैरिज हुज ब्राइड, जिसकी दुल्हन ही गायब है, हुज ब्राइड इज मिसिंग, इज मिसिंग, कि भैया जिसकी दुल्हन ही गायब है, ठीक है। ये जो स्टेटमेंट है ये कहा था चर्चिल ने। किसने कहा था भैया? विंस्टन चर्चिल कह लें, ठीक है, चर्चिल ने कहा, ठीक है। किसने कहा? चर्चिल ने कहा। क्यों कहा था? क्योंकि मुस्लिम लीग ने इसमें हिस्सा ही नहीं लिया, मुस्लिम लीग ने इसका हिस्सा ही नहीं लिया। क्लियर हो गई चीजें? चलिए, बहुत शानदार चीजें हैं, यहां पर आप लोग पढ़ते हुए रहिए, पढ़ते हुए चलिएगा। आगे बात करते हैं कि सर 11 दिसंबर को बैठक हुई। अब थोड़ा सा डाउट यहां पर यह समझना कि जो संविधान सभा की 5 बैठकें हैं वो लगातार हुई हैं। अब आप कहोगे अरे गुरुजी क्या बता रहे हो आप, हमने तो 11 दिसंबर को दूसरी बैठक पढ़ा है। बिल्कुल, मैंने भी पढ़ाया दूसरी बैठक, मैंने पढ़ाया दूसरी बैठक। लेकिन अगर हम बात करते हैं, अगर हम ओरिजिनल फैक्ट की जांच करते हैं तो हमें पता चलता है कि 9 दिसंबर, 11 दिसंबर, 10 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर लगातार 5 बैठकें हुई थी, लगातार 5 बैठकें हुई। तो क्या मैं 11 दिसंबर की बैठक को तीसरी बैठक लिखूं? नहीं लिखूंगा। क्यों नहीं लिखूंगा? क्योंकि वनडे एग्जाम में उसे दूसरी बैठक ही माना जाता है, उसे दूसरी बैठक ही मानते हैं, ठीक है। वनडे एग्जाम में 11 दिसंबर को जो बैठक मानी जाती है वो दूसरी मानी जाती है, हालांकि हुई कौन सी थी?
तीसरी बैठक थी। ठीक है, ये चीजें आप लोगों को ध्यान रखनी है। यहां तक आप लोगों ने लिखा होगा। आगे बात कर लेते हैं कि सर क्या होता है संविधान सभा की 11 दिसंबर 1946 में एक बैठक होती है। अब इसके अध्यक्ष कौन बने थे? संविधान सभा की एक अन्य बैठक कब होती है? तो आप कहेंगे सर इसके चेयरमैन कौन बन जाते हैं? इसके चेयरमैन तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष कब बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष कब बने? राजेंद्र प्रसाद। तो यहां पर आप लिखेंगे राजेंद्र प्रसाद भैया क्या बन गए? अध्यक्ष बन गए। और ये क्या बने थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। ये क्या बनाए गए थे? ये स्थायी अध्यक्ष थे। और ये बैठक भी कहां पर होती है? दिल्ली में। आप कहेंगे सर ये बैठक जो थी ये कहां पर होती है? दिल्ली में हुई थी। कहां पर हुई थी? दिल्ली में। आप बताइएगा कि सर ये बैठक जो है कहां पर होती है? दिल्ली में ही हो जाती है। आप कहेंगे सर चलिए, हाँ जी, देखिए मैंने आपको सिर्फ ये बोला कि 9 दिसंबर, 10 दिसंबर, 11 दिसंबर, 12 दिसंबर, 13 दिसंबर लगातार 5 बैठकें हुई। अगर हम यूपीएससी लेवल पर जाते हैं, हम यूपीएससी लेवल की तरफ जाते हैं तो ये सारी चीजें आप लोग ध्यान रखना, ये सारी चीजें ध्यान रखना। सर पहली बैठक में किसका निधन हुआ था? बड़ा गजब का क्वेश्चन इन्होंने पूछ लिया। तो भैया प्रसन्न दास थे जिनका निधन हुआ था। यह ऐसे भी पूछा जा सकता है कि पहली संविधान सभा में किसका शोक संदेश पढ़ा गया? सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा संविधान सभा की पहली बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया? चलिए बताइए जल्दी से। संविधान सभा में या संविधान सभा की पहली बैठक में किसका शोक संदेश पढ़ा गया? बड़ा गजब का क्वेश्चन पूछ लिया एक भैया ने, बहुत गजब का। तभी तो कहते हैं ना कि आप लोगों में भी ज्ञान का भंडार है। मान लो अगर मैं इसको स्किप करके जाता तो आप लोग कहते शायद सर को नहीं आता होगा, है ना, सर को नहीं आता होगा। लेकिन मैंने, उस बच्चे ने क्वेश्चन पूछा, मैंने फटाक से आंसर, मुझे अरे ये वाला भी था, गजब, ये तो अच्छी बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, देखिए भैया मैं तेज ही थोड़ा सा बोल लेता हूं, थोड़ा मजा आता है। ठीक है जी, तो आप कहेंगे सर बहुत शानदार, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब। तो आप क्या बताइएगा, कौन कौन साथी बता रहे हैं? मजा आ रहा है मेरी मैं तेज बोल जाता हूं तो डर लग जाता है? अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, शानदार, लाजवाब, हाँ जी, बहुत बढ़िया, शानदार, हाँ जी। चलिए मैं बता देता हूं, यहां पर एक क्वेश्चन अगर आप चाहें तो लिख सकते हैं, यहां पर नोट करके चाहें तो लिख सकते हैं आप लोग। ये नोट में आप लोग लिखिएगा कि सर प्रथम बैठक में प्रसन्न, आप कहेंगे सर प्रसन्न दास, किसका? प्रसन्न दास कह सकते हैं। प्रसन्न दास का शोक संदेश पढ़ा गया, शोक संदेश पढ़ा गया। क्या किया गया? संदेश पढ़ा गया, क्योंकि भैया इनकी मृत्यु हो गई थी। क्या हुआ था? इनकी मृत्यु हो गई थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन बनेगा कि सर इनकी मृत्यु हो गई थी। प्रसन्न दास कहते हैं इनको, वैसे प्रसन्नदा भी कहा जाता है, इनको प्रसन्नदा भी कहा जाता है। तो ये आप लोग अच्छे से समझ लेना। ठीक है जी, समझ गए आप लोग। ऐसे भी क्वेश्चन पूछेगा कि संविधान सभा की बैठक में पहले ही दिन कौन सदस्य थे जिनकी मृत्यु हुई थी? कौन सदस्य थे? तो आप बताइएगा, तो आप कह देंगे सर प्रसन्नदा थे, ये संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है जी, कौन थे? संविधान सभा के सदस्य थे। ठीक है जी, चलिए बहुत बढ़िया, शानदार। आगे हम बात कर लेते हैं। यहां पर हम बात कर रहे थे कि सर दिल्ली में होती है और इसे भैया वनडे एग्जाम में क्या माना जाता है? तो आप कहेंगे सर इसे वनडे एग्जाम में क्या माना जाता है? तो आप बताना सर, इसे जो वनडे एग्जाम होते हैं, वनडे एग्जाम में इसे भैया क्या एक्सेप्ट किया गया है? सेकंड बैठक। क्या माना गया है? इसे सेकंड बैठक माना गया है। हालांकि वैसे तो ये तीसरी बैठक थी, लेकिन वनडे एग्जाम में इसे सेकंड बैठक माना गया है, जिसकी अध्यक्षता की थी राजेंद्र प्रसाद ने। ठीक है जी, किसने की थी? राजेंद्र प्रसाद ने। दिल्ली में हुआ था ये। अब इस समय उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे, यानी कि पहले उपाध्यक्ष कौन थे? फर्स्ट उपाध्यक्ष कौन चुने गए थे संविधान सभा के? डिप्टी चेयरमैन। आप बता सकते हैं कि सर डिप्टी चेयरमैन कौन थे? कौन कौन साथी बताएंगे जी? डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, कौन? डिप्टी चेयरमैन। ऐसे चलाना, डिप्टी चेयरमैन।
ठीक है, अब बात यहां पर आती है तो आप कहेंगे सर H.C. मुखर्जी। कौन थे जी? H.C. मुखर्जी। यहां पर आप कहेंगे सर H.C. मुखर्जी। ठीक है, हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी, इन्हें कहा जाता है हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी। क्या कहते हैं जी इन्हें? हीरेंद्र चंद्र मुखर्जी कहते हैं। बहुत शानदार, यहां पर हमने पढ़ लिया। अगर बात होगी सर ये बताइए, ये हमने पढ़ लिया और यहां पर पूछा जाए कि प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? मनोनीत उपाध्यक्ष अगर पूछेगा कि सर ये बताएं प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे, जल्दी जल्दी से बताइएगा। प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष यानी कि नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? नॉमिनेटेड डिप्टी चेयरमैन जल्दी से बता सकते हैं क्या? मैं ही बता देता हूं, डिप्टी चेयरमैन। ठीक है जी, कौन हो जाएंगे? चेयरमैन। चलिए चेयरमैन, तो आप कहेंगे सर उनका नाम था फ्रैंक एंथनी। क्या नाम था जी उनका? फ्रैंक एंथनी। ठीक है, अच्छा एक नोट और लिखना, कभी कभी एक ऐसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि संविधान सभा में पहले आंग्ल भारतीय कौन थे? संविधान सभा में पहले आंग्ल भारतीय कौन थे? जल्दी से बताइए। चलिए चलिए बता सकते हैं क्या? कौन कौन भैया बता सकते हैं? आप कहेंगे बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है कि सर इन्हीं के बारे में अगर ये पूछ लिया जाए कि सर ये फ्रैंक एंथनी संविधान सभा में कौन थे भैया? आप कहेंगे सर संविधान सभा में प्रथम आंग्ल भारतीय थे। कौन थे जी? प्रथम आंग्ल भारतीय। बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से पूछ सकता है, प्रथम आंग्ल भारतीय। ठीक है, आंग्ल भारतीय। आप कहेंगे सर फर्स्ट एंग्लो इंडियन। कौन थे ये? फर्स्ट एंग्लो इंडियन। ये एंग्लो इंडियन कौन होता है? किस किस को पता है एंग्लो इंडियन? चलिए बता दीजिए। फर्स्ट एंग्लो इंडियन इन दी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर ऐसा विदेशी व्यक्ति जो भारत में आ गया है और उसने भारत की नागरिकता ले ली है, उसके बच्चे भारतीय नागरिक बन गए हैं, तो वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं जी? वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? वो आंग्ल भारतीय कहलाते हैं। ठीक है, चलिए प्रथम पारसी अगर पूछ लिया जाता तो PH मोदी। अभी चलेंगे उन पे चर्चा करेंगे, यहां तक हमने पढ़ लिया। अगर बात होगी सर संविधान सभा के सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा में सेकंड उपाध्यक्ष किसको चुना गया था? उपाध्यक्ष। ठीक है, सेकंड डिप्टी चेयरमैन, तो आप बताइएगा सेकंड डिप्टी चेयरमैन कौन थे? सिंपल सा क्वेश्चन पूछ लेगा। आप कहेंगे सर चेयरमैन की बात हो रही है भैया। चलिए बताइए चेयरमैन, चेयरमैन कौन थे? आप कहेंगे सर BT कृष्णमाचारी। कौन थे? BT कृष्णमाचारी। ठीक है जी, कृष्णमाचारी। क्लियर हो गई चीजें यहां तक? चलिए बहुत बढ़िया। अब क्वेश्चन ये भी आ सकता है, क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि सर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? सर संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? चलिए संवैधानिक सलाहकार पूछा जाए, ये फैक्ट थोड़े से पढ़ लेते हैं पहले। कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर अगर पूछेगा कि सर ये बताएं कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर कौन थे? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। चलिए बताइए, एडवाइजर की बात होगी तो आप क्या बताइएगा? कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर जिसे हम कहते हैं भैया BN राव। कौन थे जी? BN राव, यानी कि बेनेगल नरसिंह राव इनका पूरा नाम था। क्या नाम था? आप कहेंगे बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, बेनेगल नरसिंह राव। ठीक है, ये बेनेगल नरसिंह राव संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। और सचिव की बात होगी कि सर सचिव कौन थे? सचिव जिन्हें हम क्या बोलते हैं? सेक्रेटरी बोलते हैं। संविधान सभा के सेक्रेटरी कौन थे? आप कहेंगे सर सेक्रेटरी थे HBR आयंगर। HBR आयंगर। ठीक है, HBR आयंगर। क्लियर है? तो ये सारे फैक्ट हैं आप लोगों को यहाँ पर दिखना, यहाँ पर दिखना। ठीक है, सिंपल सी चीजें हैं। मैंने कुछ आपको फैक्ट बताए हैं, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं, तो इनको आप लोग जरूर लिखना कि सर ये क्या है। ये फैक्ट्स हैं कि सर प्रथम मनोनीत उपाध्यक्ष कौन थे? फ्रैंक एंथनी। सेकंड उपाध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के BT कृष्णमाचारी थे। संवैधानिक सलाहकार कौन थे? BN राव थे। और सचिव कौन थे? HBR आयंगर साहब थे। कौन थे जी? HBR आयंगर साहब थे। सर फ्रैंक एंथनी प्रथम उपाध्यक्ष थे? ना 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 ना, मनोनीत, नॉमिनेटेड। यहां पर मनोनीत की बात हो रही है बेटा,
मनोनीत, नॉमिनेटेड, जिनको जिनको सदस्यों ने नहीं चुना था उनको केवल मनोनीत किया गया था। ठीक है। एच.सी. मुखर्जी पहले उपाध्यक्ष थे जिनको चुना गया था। संविधान सभा में जो पहले उपाध्यक्ष नियुक्त हुए थे, चुने गए थे, वो थे भैया कौन? आप कहेंगे सर एच.सी. मुखर्जी। और जिन्हें मनोनीत किया गया था, मनोनीत होने वाले पहले कौन थे? ठीक है, चलिए संवैधानिक सलाहकार हमने पढ़ लिया। ठीक है, एम.एन. राय कहाँ से आ जाएंगे? एम.एन. राय कहाँ से आ जाएंगे? यहाँ कहाँ से आ गए एम.एन. राय? चलिए, तो आई होप ये सारे फैक्ट आपने पढ़ लिए होंगे। अब एक क्वेश्चंस मैं आपको कराता हूँ, क्वेश्चन मैं आपको कराता हूँ, आप लोग ध्यान से पढ़ना। देखिए यहाँ पर हम लोग बात करेंगे, यहाँ पर हम लोग बात करेंगे। चलिए बताइए, ये हमने पढ़ लिया। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन है, यहाँ पर एक क्वेश्चन है कि 1946 में निम्नलिखित में से किसे संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष चुना गया था? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 15/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। आप कहेंगे सर इसका सही आंसर क्या होगा? जल्दी से आंसर दीजिए। आप कहेंगे सर स्थायी तो भैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद साहब थे। कौन थे? राजेंद्र प्रसाद साहब थे। ये प्रश्न हमारा हो जाता है यहाँ पर। अच्छा एक क्वेश्चन और आता है कि सर ये बताइए संविधान सभा के लिए निर्वाचित संविधान सभा की प्रथम बैठक निम्नलिखित में से कब आयोजित की गई थी? तो पहली बैठक अभी हमने पढ़ा था कि सर 9 दिसंबर 1946 इसका सही आंसर होगा। ये भी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, कब पूछा गया प्रश्न है? चलिए और एक दो क्वेश्चन इससे संबंधित और होंगे, वो भी मैं अभी आपको बता देता हूं। चलिए यहां तक हमने पढ़ लिया, शानदार, ये हमने पढ़ लिया था। चलिए बिल्कुल आगे हम लोग बात कर लेते हैं। यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने पढ़े, अब हम लोग बात करते हैं अपने उसी पॉइंट पर चले आते हैं, उसी पॉइंट पर हम लोग चले आते हैं। मैं साथ के साथ आपको क्वेश्चंस भी कराता हुआ चल रहा हूँ। अब ये सारी चीज़ें हो गई कि सर ये बताइए अब संविधान में या संविधान सभा के समक्ष उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था? कौन कौन साथी बताएंगे? चलिए मैं यहाँ पर लिखता हूँ कि सर ये बताइए उद्देश्य प्रस्ताव किसने पेश किया था, जिसे हम ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहते हैं। उद्देश्य प्रस्ताव कौन कौन भैया बताएंगे? उद्देश्य प्रस्ताव जिसे हम क्या बोलते हैं? इंग्लिश में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। कि सर ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? कौन भैया बताएगा? चलिए ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन किसने पेश किया था? रेजोल्यूशन कह सकते हैं, उद्देश्य संकल्प कह सकते हैं, इसको क्या कह सकते हैं? उद्देश्य संकल्प कह सकते हैं, उद्देश्य संकल्प कह सकते हैं, संकल्प। ठीक है, तो ये आप लोग मुझे ये बताइएगा कि वैसे तो 5वीं बैठक में पेश हुआ, लेकिन वनडे एग्जाम इसको तीसरी बैठक मानता है। तो ये पेश किया गया था 13 दिसंबर 1946 में, और ये पंडित जवाहरलाल नेहरू, आप कहेंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू, किसके द्वारा पेश किया गया? पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। किसके द्वारा? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको पेश किया। जब उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया गया था तो भैया इसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने? 8 अनुच्छेद थे। ठीक है, उद्देश्य प्रस्ताव पेश हो जाता है जिसे उद्देश्य संकल्प कहा, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन कहा। ठीक है जी, चलिए हम लोगों ने पढ़ लिया, यहाँ पर हम लोगों ने सारे फैक्ट पर जांच कर ली, सारी चीजें हमने पढ़ ली। अब क्या किया गया? इसे स्वीकार कब किया गया? इसे स्वीकार कब किया जाता है? तो आप बता देना सर, इसे स्वीकार कब किया गया? उद्देश्य प्रस्ताव स्वीकार या इसको एक्सेप्ट कब किया गया है? एक्सेप्ट किया गया भैया 22 जनवरी को। कब किया गया इसे स्वीकार? आप कहेंगे सर 22 जनवरी को इसे स्वीकार किया जाता है 1947 में। इसे इतना समय क्यों लग गया स्वीकार करने में? और किसने स्वीकार किया था? तो इसे स्वीकार किया संविधान सभा ने। किसने स्वीकार किया? संविधान सभा द्वारा इसे क्या किया गया? स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? संविधान सभा द्वारा। किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आप कहेंगे सर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली द्वारा इसे स्वीकार किया गया। किसके द्वारा? बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। इतना समय क्यों लगा?
कारण क्या था? कारण यह था कि जब इसे पेश किया तो भैया संविधान सभा ने सभी राजनीतिक दलों को इनविटेशन भेजा कि आप आइए और इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए, आप आइए इस उद्देश्य प्रस्ताव को पढ़िए। अगर इसमें कुछ कमियां हैं तो बताइए, लेकिन कोई भी राजनीतिक दल आगे नहीं आया, किसी ने नहीं पढ़ा। यही कारण है जी ऑस्टिन ने एक स्टेटमेंट दी थी कि संविधान सभा कांग्रेस थी और कांग्रेस भारत। कांग्रेस ने इसलिए सभी राजनीतिक दलों को बोला कि भाई आप आओ इसको पढ़ो। उसे पता था कि अगर नहीं आएंगे तो बाद में यह बोल दिया जाएगा कि यह उद्देश्य प्रस्ताव भी कांग्रेस का ही है, और वही हुआ। कोई भी पार्टी नहीं आई, मजबूरन इसे 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया। इसमें कुल आर्टिकल कितने थे, कुल अनुच्छेद कितने थे जब यह पेश किया गया था? कुल अनुच्छेद या आर्टिकल्स आप कहेंगे सर, इसमें 8 अनुच्छेद थे। कितने? 8 अनुच्छेद हुआ करते थे। पढ़ा था कभी कि 8 अनुच्छेद भी थे इसमें? अच्छा, बढ़िया, चलिए, शानदार। अब बात यहां पर आती है बेटा, देखो मैं सेकंड थर्ड फर्स्ट के चक्कर में पढ़ ही नहीं रहा हूं, मैं आपको क्लियरली बोलता चल रहा हूं कि वनडे एग्जाम में तीसरी बैठक ही माना गया है इसको, 13 दिसंबर को। मैंने तो कहा ही नहीं 5वीं, मैं तो ये कह रहा हूं यूपीएससी में जाते हैं तो 9, 10, 11, 12 को वहां पर लगातार बैठ के एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, समर्थन की बात करते हैं कि इसका समर्थन किया था पुरुषोत्तम दास टंडन ने। किसने? पुरुषोत्तम दास टंडन ने, बिल्कुल। चलिए अब इसको बात करते हैं प्रस्तावना के रूप में कब स्वीकार किया गया, इसे प्रस्तावना कब बनाया? प्रस्तावना बना, उद्देश्य प्रस्ताव, प्रस्तावना कब बना, प्रियम्बल कब बना? आप कहेंगे सर ये प्रियम्बल के रूप में कब स्वीकार किया गया? तो ये प्रियम्बल बन जाता है कब? 26 नवंबर 1949 में। कब बन गया? 26 नवंबर 1949 में। ठीक है, अच्छा यहां पर भी एक क्वेश्चन आता है, आप लोग मुझे बता सकते हैं क्या? मैं क्वेश्चन आप लोगों को क्वेश्चन एक दे रहा हूं। यह क्वेश्चन है कि भारत की संविधान सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य संकल्प को निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया? दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 11/12/2020 में पूछा गया प्रश्न है। आंसर दीजिए जरा, किसने पेश किया था उद्देश्य संकल्प, जिसे हमने ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन या उद्देश्य प्रस्ताव के नाम से पढ़ा है, और यही आगे चलकर हमारी प्रस्तावना उद्देशिका के रूप में जाना गया। आप बताएंगे सर पंडित जवाहरलाल नेहरू इसका सही आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी। तो आप लोगों को कंटेंट में ये क्वेश्चंस मिल रहे हैं, जो थ्योरी हम पढ़ रहे हैं उसमें क्वेश्चंस मिल रहे हैं। वाह, बहुत बढ़िया। तो ये सारी चीजें तो आपको पढ़नी पड़ेंगी। कहते हैं ना वफा कर, ना वफा कर, ना वफा की उम्मीद कर, ना वफा कर, ना वफा की उम्मीद कर, जितनी करनी है मेहनत, बस उतनी मेहनत कर, और यकीन रख वर्दी तेरे जिस्म पर होगी। अगर उम्मीद लगा के बैठे हो कि भाई ये वो, उनको छोड़ दो, बस मेहनत लगन से कर लो, जुनून से कर लो। कुछ लोग कहते हैं कि सर आप बहुत तेज बोलते हो। भैया मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं जुनून में आ जाता हूँ, और मैं पढ़ाते अपने रंग में रंग जाता हूँ। मुझे नहीं पता चलता कि मैं धीरे बोल रहा हूँ, मैं तेज बोल रहा हूँ, लाउड बोल रहा हूँ, क्योंकि मैं जुनून में आता हूँ और मैं उसमें पढ़ाता हूँ। मजा भी उसमें ही आता है पढ़ने में। मैं धीरे पढ़ूं। संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर को पहली बैठक हुई। तो भैया उसमें ना तो आपको फुर्ती मिलेगी, ना आपको जोश आएगा, ना मुझे आएगा। मैं तो अपने जोश में ही रहता हूँ, मजे के साथ। आप लोग भी ऐसे ही पढ़ो, यकीन मानो सफलता निश्चित है। और पॉलिटी को तो आपके लिए इतना मस्त बनवा दूंगा मैं कि आप जब एग्जाम में बैठोगे ना, आपको कहोगे अरे मजा आ रहा है भाई, क्वेश्चन कोई बची नहीं रहा जो आप छोड़ के आओ। ठीक है, क्योंकि मैं आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस भी साथ के साथ करा रहा हूं। बताओ, आप लोग ईमानदारी से बताओ कि क्वेश्चंस आपको मिल रहे हैं? ये नहीं, ये मैंने तो नहीं बनाए ना, ये तो मैंने नहीं बनाए। तो आपने ये सारी चीजें पढ़ ली, ये सारी चीजें यहां तक पढ़ ली होंगी। आगे हम लोग चल लेते हैं, नेक्स्ट हम लोग आगे बात करेंगे। चलिए, यहां तक हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, अब ये हमारी बात हो गई। चलिए अब हम बात करेंगे, सर ये हमारी चीजें हो गई। अब आप लोग मुझे बताओ कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया था? चलिए बताइए कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया? संविधान का
प्रारूप किसने तैयार किया था? प्रारूप यानी कि आप कहेंगे सर ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया था? ड्राफ्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन भैया बताएंगे कि सर ये बताइए संविधान का प्रारूप किसने बनाया था और किसने पेश किया था? चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन यहां से बनेगा कि सर संविधान का प्रारूप किसने बनाया था। कौन कौन साथी बता रहे हैं कि सर संविधान का प्रारूप किसके द्वारा बनाया गया था? चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे, कुछ कह रहे हैं अंबेडकर राव। ना 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 ना, अंबेडकर राव ने नहीं बनाया, अंबेडकर राव ने जांच की, अंबेडकर राव ने जांच की। तभी तो राजेंद्र प्रसाद ने यह कहा था कि संविधान सभा के अध्यक्ष के रूप में मेरा सबसे अच्छा अगर कोई काम है तो वो संविधान सभा में प्रारूप समिति के गठन के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का चयन है। राजेंद्र प्रसाद कहते हैं कि अगर मैंने सबसे अच्छा कोई काम किया अध्यक्ष पद पर रहते हुए तो वो ये है कि मैंने डॉक्टर भीमराव अंबेडकर साहब का प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त करना सबसे अच्छा काम है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। आप कहेंगे सर ये कब पेश होता है? आप कहेंगे सर इसे कब पेश किया गया या संविधान का प्रारूप किसने पेश किया, किसने प्रेजेंट किया? तो आप कहेंगे सर ये अक्टूबर 1947 में पेश किया गया। किसके द्वारा पेश किया गया है? हालांकि इसे 26 अक्टूबर भी कह सकते हैं, लेकिन मत लिखिए आप, केवल ऐसे ही पूछा जाता है कब पेश किया। और इसे पेश किसने किया था? बी.एन. राव ने। किसने? बी.एन. राव के द्वारा इसको पेश किया गया। जब बी.एन. राव ने संविधान का प्रारूप बनाया, संविधान सभा की बैठक चल रही थी, उसमें दो जिम्मेदारियां दे दी गई। और वो जिम्मेदारी क्या थी? वो जिम्मेदारी ये थी कि एक व्यक्ति तो संविधान का प्रारूप बनाएगा और एक व्यक्ति उसकी जांच करेगा। यानी कि एक व्यक्ति के नेतृत्व में 6 अन्य लोग काम करेंगे, जिसे प्रारूप समिति कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा? प्रारूप समिति कहा जाएगा। समझ रहे हैं आप? तो आप कहेंगे सर जो संविधान का प्रारूप था बी.एन. राव, बेनेगल नरसिंह राव ने पेश किया था। और इसमें कुल अनुच्छेद कितने पेश किए थे इन्होंने? टोटल आर्टिकल इन्होंने 243 अनुच्छेद पेश किए थे। और भैया इसमें शेड्यूल की अगर मैं बात करूं, अनुसूचियां, शेड्यूल को हम लिखते हैं अनुसूचियां। आप लिख लेना भैया इसको अनुसूचियां, इसको आप लिखना अनुसूचियां। क्या लिखना? अनुसूचियां। अनुसूचियां कितनी बना दी थी इन्होंने? 13। आप कहेंगे सर अनुसूचियां बना दी 13। ठीक है, अब क्या किया गया? अब कहा गया कि भैया इसकी जांच होगी। क्या होगी? जांच होगी। इसकी क्या हो जाएगी? जांच। इसको एनालाइज कौन करेगा? जांच कौन करेगा? तो जांच करने के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नेतृत्व में एक समिति का गठन कर दिया, जिसे क्या कहा गया? जिसे कहा गया प्रारूप समिति, ड्राफ्टिंग कमेटी, पांडुलेखन समिति, मसौदा समिति। आपको इतने सारे नाम, बिल्कुल सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला नाम है, कौन सा नाम है जी? आप कह दोगे जी पांडुलेखन समिति इसके नेतृत्व में बनी थी। कब बनी थी? तो ये बहुत अच्छे क्वेश्चंस बन जाते हैं यहाँ पर। तो सर इसकी जांच करने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया। कि सर किसका गठन किया गया? प्रारूप समिति। आप कहेंगे सर प्रारूप समिति कि सर जांच कौन करेगी? प्रारूप समिति करेगी। पांडुलेखन समिति करेगी। आप कहेंगे सर पांडुलेखन समिति। कौन सी समिति करेगी? पांडुलेखन समिति करेगी। और पांडुलेखन समिति जिसे हम मसौदा समिति, क्या कहते हैं जी? इसे हम मसौदा समिति। मसौदा समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, या प्रारूप समिति को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? आप कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी। क्या कहेंगे जी इसको हम? आप कहिएगा सर इसे हम बोलते हैं ड्राफ्टिंग कमेटी। आप कहेंगे सर ड्राफ्टिंग कमेटी। अच्छा, ड्राफ्टिंग कमेटी कब बनाई गई थी? ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब हुआ था? तो आप कहेंगे सर ये अक्टूबर में 1947 में पेश हुआ, लेकिन ये पहले ही 29 अगस्त 1947 में बना दी गई। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर प्रारूप तो बाद में पेश हुआ, समिति पहले ही बना दी थी क्या अगस्त में? बिल्कुल बिल्कुल बनाई थी। तो आप लोग कहेंगे सर अगस्त में पहले ही बना दी थी। चलिए, हमने यहां पर पढ़ना है संविधान का प्रारूपकार पूछा जाएगा तो बी.एन. राव, संविधान सभा का प्रारूपकार पूछा जाएगा तो एस.एन. बनर्जी।
कौन? एस.एन. बैनर्जी। संविधान सभा का प्रारूपकार कौन है? लिख लेना, एस.एन. बैनर्जी। संविधान का प्रारूपकार कौन है? तो आप कहेंगे बी.एन. राव। ठीक है, 29 अगस्त को यह कमेटी बना दी जाती है और इसके अध्यक्ष बनाए गए, मैं भी लिखवाऊंगा सदस्य, अध्यक्ष या चेयरमैन कौन थे? आप कहेंगे सर इसके अध्यक्ष या चेयरमैन किसको बनाया गया है? चेयरमैन। आप मुझे बताना कि सर इसके जो चेयरमैन थे उनका नाम था डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, B.R. अंबेडकर जिन्हें कहते हैं, B.R. अंबेडकर, भीमराव अंबेडकर। ठीक है जी, क्या है? अंबेडकर साहब हैं, ये आपने लिखा। ठीक है, अंबेडकर साहब हैं, यहां तक हमने पढ़ लिया। और इसमें 6 अन्य सदस्य थे, 6 अन्य सदस्य। ठीक है, 6 अन्य सदस्य थे। अब इन्होंने जांच की, इन्होंने क्या किया, मैं इनके सदस्य भी बता दूंगा अभी कौन कौन थे। हालांकि प्रारूप समिति ने क्या किया, जांच की, और जांच करने के बाद जो इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश की, इन्होंने जो अपनी प्रथम रिपोर्ट पेश की, प्रथम रिपोर्ट इन्होंने कब बना दी? आप कहेंगे सर इनके द्वारा जो फर्स्ट रिपोर्ट पेश की गई, वो फर्स्ट रिपोर्ट कब आई थी? आप कहेंगे सर फरवरी, 21 फरवरी 1948 में इन्होंने अपनी पहली रिपोर्ट पेश कर दी। इसे 21 फरवरी कहते हैं कि 21 फरवरी 1948 में इन्होंने अपनी क्या कर दिया जी, पहली रिपोर्ट पेश कर दी। आप कहेंगे सर 21 फरवरी। चलिए, अब इन्होंने पहली रिपोर्ट में जो आर्टिकल्स थे, आर्टिकल्स जो 243 थे, इनकी संख्या बढ़ा दी। क्या कर दिया जी? इनकी संख्या बढ़ा दी। और जब इनकी संख्या बढ़ गई, क्या हो गया? इनकी संख्या बढ़ जाती है और संख्या बढ़ाकर अनुच्छेदों की 315 कर दी। कितनी कर दीजिए बच्चों? आप कहेंगे सर 315 कर दी। अनुसूचियां जो 13 थी, जो शेड्यूल थी, इन शेड्यूल को घटाकर कितना कर दिया? इन शेड्यूल को घटाकर भैया कितना कर दिया? 8 कर दिया। कितना कर दिया? 8। यानी कि ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर आपके बनेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण तथ्य आपके बन जाएंगे। आप लोग इसको लिख लेना कि सर ये बताइएगा कि यहाँ पर हम लोग पढ़ रहे हैं कि जब संविधान के प्रारूप की जांच हुई तो भीमराव अंबेडकर ने 243 से 315 कर दी अनुच्छेद, 13 से घटाकर 8 कर दी। अब भैया संविधान सभा में विवाद हुआ। क्या हुआ जी? विवाद हुआ। और जब विवाद बढ़ा तो भैया इन्हें अपनी दूसरी रिपोर्ट पेश करनी पड़ी। इन्होंने अपनी सेकंड रिपोर्ट कब पेश कर दी थी? सेकंड रिपोर्ट इनके द्वारा कब पेश होती है? आप कहेंगे सर सेकंड रिपोर्ट इनके द्वारा पेश हो जाती है कब? तो आप लोग क्या बताइएगा? आप कहेंगे सर सेकंड रिपोर्ट आती है जी अक्टूबर 1948 में। कब? अक्टूबर 1948 में। और इस सेकंड रिपोर्ट पर 3 वाचन हुए। कितने वाचन हुए? 3 वाचन हुए। 3 रीडिंग की गई हैं। कितनी रीडिंग की गई जी? 3 रीडिंग की गई हैं। तो यहां से हम पढ़ेंगे कल, क्योंकि समय हमारा हो चुका है, कि 3 वाचन हुए, कब कब 3 रीडिंग हुई, कब कब पढ़ा गया उनको। ठीक है, हालांकि मैं अभी थोड़ा सा आप लोगों को ये आपको बता देता हूं कि जो प्रारूप समिति थी उसमें कौन कौन लोग थे। देखिए, प्रारूप समिति में 7 लोग थे, 1 अध्यक्ष थे, 6 अन्य सदस्य थे। जैसे अंबेडकर साहब थे, ये कौन थे? ये अध्यक्ष थे। ये कौन थे? अध्यक्ष थे। अलादी कृष्णा स्वामी अय्यर ये सदस्य थे। एन गोपाल स्वामी आयंगर ये भी सदस्य थे। कन्हैया लाल माणिकलाल मुंशी ये भी सदस्य थे। एम सादुल्ला, मोहम्मद सादुल्ला ये सदस्य थे। एन माधवराव। अब भैया BL मित्र, अगर बात होगी जी BL मित्र की, तो BL मित्र जो है बीमार हो जाते हैं। ये क्या हो जाते हैं? ये बीमार हो जाते हैं। तो इन्होंने कहा कि भाई मैं तो बीमार हूं, तो इन्होंने क्या किया? ये त्यागपत्र दे दिया। बीमारी के कारण इन्होंने त्यागपत्र दे दिया। तो इनके स्थान पर कौन आ गए? एन माधवराव। और भैया DP खैतान, इनकी हो गई मृत्यु। इनकी क्या हो गई? मृत्यु। तो इनके स्थान पर आ गए भैया TT कृष्णमाचारी। कौन आ गए? TT कृष्णमाचारी आ गए। ठीक है जी, चलिए आगे बात